बच्चों नमस्कार। हमारा लेक्चर 18 का आज का टॉपिक है कॉन्जुगेसी रिलेशन एंड सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर को हम नॉर्मलाइजर भी कहते हैं। संयुग्मता, संबंध और केंद्रीकारक या असमन्वय। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन पर आते हैं कि किस एलिमेंट को हम कॉन्जुगेट कहेंगे। कॉन्जुगेट या संयुग्मी अवयव। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। सबसे पहले हम बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि लेट जी बी ए ग्रुप। जी एक समूह है तथा ए और बी आर एनी टू मेंबर्स ऑफ जी, तथा ए और बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। देन डिफाइन ए रिलेशन equivalent on G which is as follows। एक संबंध हम यहाँ इक्विवेलेंट का इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि A is equivalent to B implies and implied there exists C belongs to G such that A equal C इनवर्स B C। फिर से हम देखते हैं कि हम चूँकि इस रिलेशन को पहले इक्विवेलेंट के संदर्भ में इस्तेमाल करते आए हैं, तो यहाँ हम इसको कॉन्जुगेट कहेंगे। तो लेट G बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू G, देन डिफाइन द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, दैट इज रिलेशन कॉन्जुगेसी ऑन G एज फॉलोज। मतलब इसको हम कॉन्जुगेसी पढ़ेंगे as follows कि A is conjugate to B implies and implied there exists an element C belongs to G such that A equal C inverse BC। मतलब एक G माना कि G एक समूह है, A और B G के अवयव है, तब यहाँ एक हम संबंध कॉन्जुगेसी का, संयुग्मी का G पर इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि A B के कॉन्जुगेट कहलाता है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, इसका मतलब यदि और केवल यदि भी कहते हैं। तो यदि और केवल यदि यहाँ एक अवयव C G में इस प्रकार से हो कि A इक्वल C इनवर्स BC। तो इसके पहले आपने नॉर्मल ग्रुप में भी इन्वर्स वाली बात आपने देखी। वहाँ भी हम इन्वर्स का उपयोग करते थे, लेकिन वहाँ पर इन्वर्स हम कहाँ लगाते थे, आपको ध्यान होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप में हम कहते थे एक्स एच एक्स इनवर्स, कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉन्जुगेसी रिलेशन में और नॉर्मल सब ग्रुप में, कि दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। हम वहाँ सब ग्रुप की बात करते हैं, हम एलिमेंट के कॉन्जुगेट होने की बात करते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि जो इन्वर्स लगा रहे हैं हम एक्स एच एक्स इन्वर्स, इसमें राइट में लगाते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के केस में, और कॉन्जुगेट के केस में हम सी इन्वर्स पहले लिखते हैं। यहाँ भी सी ग्रुप का मेंबर है, यहाँ दे एग्जिस्ट सी, मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर सी होगा, जबकि यहाँ सभी एक्स रहते हैं। तो इनको आपको मिक्स नहीं करना है नॉर्मल सब ग्रुप के साथ। तो फिर से हम आपको ये डिफाइन करते हैं कि यदि जी एक समूह है, ए और बी जी के अवयव हैं, तो यहाँ एक संबंध कॉन्जुगेसी का जी पर इस प्रकार परिभाषित होता है कि ए कॉन्जुगेट होगा बी के, इम्प्लाइज इम्प्लाइड दे एग्जिस्ट, मतलब यहाँ से होगा सी का, विच बिलोंग्स टू सी जी सच दैट ए इक्वल सी इनवर्स BC। तो ये डेफिनेशन है आपकी कॉन्जुगेट एलिमेंट के लिए। इफ A is conjugate to B, then we see that A is conjugate to, if A is conjugate to B, इसको यही पढ़ते हैं हम, and we say that A is conjugate to B and the relation of conjugacy is called
conjugacy relation, conjugate relation on G. This relation of conjugacy is called conjugate relation. इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, लिखाई को थोड़ा ठीक बनाते हैं कि दिस इज conjugate relation on Z. इस रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी को हम कहेंगे conjugate relation on Z. तो इसके लिए कुछ हम प्रूफ देखते हैं. लेमा मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका. द रिलेशन ऑफ, ये लाइक थर्म होती हैं, रिलेशन ऑफ conjugacy is an equivalence relation on G. जो संयोगता का संबंध है वह G पर एक तुल्यता संबंध होता है. संयोगी होने का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है. ये हमें प्रूफ करना है. तो आपको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन होता है और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन. स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध है. यदि कोई संबंध तो उसे हम कहते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो ये तीनों रिलेशन हमें दिखाना होगा. तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एवरी मेंबर मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. प्रत्येक अवयव स्वयं के से संबंधित होना चाहिए. तो यहाँ प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से के कॉन्जुगेट है तो हम कहेंगे कि यह संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. तो सिंस फॉर एवरी ए एंड बी, फॉर एवरी ए एंड ए, दोनों हम रिपीट करते हैं. ए एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब बी की जगह भी हमने ए ले लिया. दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी. सभी समूह में तत्समक होता है, ई होता है. तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए यह एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से होता है. दो अवयव हमने क्यों लिए, ए और ए? क्योंकि रिलेशन तो दो एलिमेंट्स के बीच में ही होगा ना. क्लियर? तो हमने दो एलिमेंट्स लिए. दे एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल ई इनवर्स ए. क्लियर होगा आपके लिए? ओके. सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल ई इनवर्स AE. Hence, A is conjugate to A for each A in G, and so relation of conjugacy. This relation of conjugacy is reflexive. दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में आपने पढ़ा है कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट रिलेटेड टू ए. यदि ए बी से संबंधित है तो बी को ए से संबंधित, यदि तो बी ए से संबंधित है तो हम कहेंगे संबंध जो है वह सिमेट्रिक है, सममित संबंध है. तो माना कि ए और बी जी के मेंबर्स इस प्रकार से हैं कि A is conjugate to B. मतलब A और B के बीच में A B से के कॉन्जुगेट है. मतलब let A and B belongs to G be such that A is conjugate to B. Then there exists X belongs to G by definition of conjugate element such that A equal X inverse बी एक्स. डेफिनेशन में हमने सी लिखा था,
यहाँ सी की जगह हमने एक्स ले लिया। सो दिस इम्प्लाइज चूँकि एक्स जी का मेंबर है, सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी such that x इनवर्स इक्वल। अब यहाँ हम देखिए एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं, दिस इज एक्स इनवर्स बी एक्स इनवर्स। तो हमने लेफ्ट से कॉम्पोजिशन लिया एक्स से और राइट से लिया एक्स इनवर्स से। कहाँ पर? ए इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स में। तो दोनों तरफ हमने कॉम्पोजिशन लिया, लेफ्ट से ए के लेफ्ट से एक्स और राइट से एक्स इनवर्स, इसलिए हमने यहाँ भी कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में। सो दिस इम्प्लाइज द एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इनवर्स इक्वल ई बी ई। सो दिस इज बी। Thus there exists x inverse belongs to G such that B equal x a x inverse. Okay, this implies there exists x inverse। अब आप देखें कि इन्वर्स डेफिनेशन में कहाँ आता है? लेफ्ट में आता है। ओके, ये जिससे हमने कॉन्जुगेट की जो डेफिनेशन देखी थी, यहाँ लेफ्ट में सी इन्वर्स है, तो यहाँ लेफ्ट में क्या है? अभी एक्स है, एक्स इन्वर्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इक्वल एक्स इन्वर्स होल इन्वर्स ए एक्स इन्वर्स। अब आप इसको डेफिनेशन से कंपेयर करें कि एक्स इनवर्स जो सी इनवर्स बी सी है, यहाँ सी की जगह क्या हो गया? एलिमेंट एक्स इनवर्स, इसलिए हमने लिखा देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू सी। सो एंड हेंस बी इज कॉन्जुगेट टू ए। तो ए इज कॉन्जुगेट टू बी है, तो हमने देखा कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए, देयरफॉर रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज सिमेट्रिक। यह सममित संबंध है। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने रिलेशन ट्रांजिटिव पढ़ा है, सममित संबंध पढ़ा है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए मस्ट रिलेटेड टू सी। यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होगा। तो ऐसा यदि है तो हम कहेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो लेट, अभी हम तीन एलिमेंट्स मान ले लेते हैं कि लेट ए बी सी आर मेंबर्स ऑफ जी बी सच दैट, ये एलिमेंट ए बी सी में इस प्रकार से, ए बी सी जी के मेंबर्स इस प्रकार से हैं कि ए कॉन्जुगेट है बी के एंड बी कॉन्जुगेट है सी के। तब हमें दिखाना होगा कि ए कॉन्जुगेट है सी के। सुनाओ, ए कॉन्जुगेट बी के है और बी कॉन्जुगेट सी के है। सो देन दे एग्जिस्ट एक्स बाई बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट्स क्यों लिए? कि ए बी के कॉन्जुगेट है तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और बी कॉन्जुगेट सी के लिए दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज एंड देन दे एग्जिस्ट एक्स बाई बिलोंग्स टू जी सच दैट, यहाँ एक्स बाई एलिमेंट इस प्रकार से होंगे कि ए इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स एंड बी कॉन्जुगेट सी क्या है? तो बी इक्वल बाई इनवर्स सी बाई, मतलब केवल हमने डेफिनेशन अप्लाई की है कॉन्जुगेट रिलेशन कॉन्जुगेट एलिमेंट के लिए। सो दिस इम्प्लाइज दे एग्जिस्ट बाई एक्स क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी से। ओके, कि चूँकि एक्स बाई और या बाई कॉमा एक्स जी के मेंबर हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से बाई एक्स भी होंगे। बाई एक्स हमने इसलिए लिया
क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी कि यहाँ हम चूँकि a इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स है और b की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, b इज बाई इनवर्स c बाई x. So this implies there exists yx belongs to G such that A equal by associative property सैचुरेशन नियम से x इनवर्स बाई इनवर्स C by x. So implies ये आपको फॉर्मेलिटी है कि रिपीट करना होगा ये लिखना कि yx G में इस प्रकार से है कि A इक्वल बाई एक्स होल इनवर्स सी वाई एक्स. अब आपने देखा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट सी है जो आपके डेफिनेशन में, यहाँ एलिमेंट क्या हो गया, वाई एक्स हो गया. तो ये हो गया, यदि वाई एक्स इक्वल सी है, मतलब जो डेफिनेशन में आपको हमने सी लिया था, या हम इसको एक्स कह दें यदि थोड़ी देर के लिए, चूँकि सी यहाँ एलिमेंट थर्ड है, तो एक्स इनवर्स सी एक्स फॉर्म में है, जो कि ये हमारी कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन है. सो this implies A is conjugate to C and hence relation of conjugacy is transitive. आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और आपने पहले देखा था कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ओके, सिमेट्रिक है, सम्मित है, और ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है. मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये तीनों रिलेशन होना चाहिए. सो दस रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वह एक तुल्यता संबंध है. तो जब तुल्यता संबंध है तो इससे तुल्यता वर्ग भी बनेंगे, इक्विवेलेंस क्लास भी बनेगी. तो यहाँ चूंकि हम कॉन्जुगेट एलिमेंट ले रहे हैं तो बजाय इक्विवेलेंस क्लास कहने के हम उनको कॉन्जुगेट क्लास कह देंगे. तो अब हम आते हैं कॉन्जुगेट क्लास पर. चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया है, इसलिए इक्विवेलेंस क्लास बनेगी जिन्हें हम यहाँ पर कॉन्जुगेट क्लासेस कहेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट के थ्रू ये क्लासेस बन रही हैं. तो इक्विवेलेंस क्लास आपने देखा कब, जब हमने कोसेट डिकम्पोजिशन पढ़ा था, राइट कोसेट्स की हमने बात की थी कि एवरी ग्रुप कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स. और ये भी प्रूफ किया था हमने सब ग्रुप में कि टू लेफ्ट कोसेट्स और टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट. इसलिए जो इक्विवेलेंस क्लास हैं, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट. वही बात यहाँ भी होगी, टू कॉन्जुगेट क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट. जैसे कि आपने देखा कि दो सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, इनको आपने प्रूफ भी किया है. और इसी प्रकार हमने तुल्यता समूह के लिए भी देखा, जो उनसे तुल्यता वर्ग हमने बनाए थे कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो या तो बराबर हैं या असंयुक्त हैं. तो इसी प्रकार कॉन्जुगेट मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. यदि एलिमेंट कॉमन है तो दोनों बराबर होंगे. उसी प्रकार हम कॉन्जुगेट क्लास के लिए आगे बात करेंगे कि टू कॉन्जुगेट क्लासेस ये या तो समान होंगी या असंयुक्त होंगी. तो हम इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि फॉर A belongs to G, let CA is the collection of all those elements of X which are conjugate to A. मतलब X के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के कॉन्जुगेट हैं. तो इसे हम कहेंगे C से डिनोट करेंगे और कहेंगे ये द इक्विवेलेंस, चूँकि इक्विवेलेंस रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर चुके. सो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए in G under the conjugate relation. चूँकि हमने बताया
कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो हमने इक्विवेलेंस कॉन्जुगेट क्लास बनाई और ये कहा कि द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इन जी अंडर द कॉन्जुगेट रिलेशन ऑन जी is called the conjugate class of A in G। मतलब जो सी ए है इसे हम कहेंगे कि यह अवयव ए की जो जी का मेंबर है उसके लिए कॉन्जुगेट क्लास है ए की। दिस इज ये हमने छोड़ दिए हैं कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी। तो ये कॉन्जुगेट क्लास की आपकी डेफिनेशन भी हुई। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जी फाइनाइट ग्रुप है और रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक तुल्यता संबंध है जी पर कि द केस इन विच जी इज ए फाइनाइट ग्रुप सिंस रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। सो जैसे कि आपको इक्विवेलेंस क्लासेस से पार्टीशन किया था उस समय मैंने बताया था, कोसेट डेकम्पोजिशन में बताया था। सो इट विल पार्टीशन जी इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस एंड विल हैव द यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। और चूंकि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है अतः जी को ये पार्टीशन मतलब विभाजन करता है अलग अलग तुल्यता वर्गों में। तुल्यता जिनको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं तुल्यता वर्गों में विभाजित करता है और जो तुल्यता वर्ग की प्रॉपर्टीज होती हैं वह कॉन्जुगेट क्लासेस की भी प्रॉपर्टी होंगी। मतलब प्रत्येक कॉन्जुगेट क्लास क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी। प्रत्येक आपकी संयुग्मी वर्ग जो होगा वह अरिक्त होगा, मतलब उसमें कम से कम एक अवयव अवश्य होगा। एंड एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लास आर नॉट कॉन्जुगेट। तो यदि हम दो अलग अलग कॉन्जुगेट क्लास लेते हैं तो उन दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट क्लास में कोई भी अवयव एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होंगे। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि यदि हमने दो अवयव लिए एक ही कॉन्जुगेट क्लास में से तो दोनों अवयव आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ओके, तो चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ए बी के कॉन्जुगेट है तो बी ए के कॉन्जुगेट होगा। तो फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। ईच कॉन्जुगेट क्लास इज नॉन एम्प्टी। प्रत्येक जो तुल्यता जो आपकी संयुग्मी वर्ग है वह अरिक्त होगा और कोई भी दो अवयव जो कि अलग अलग तुल्यता वर्ग से लिए गए हैं वह कॉन्जुगेट आपस में नहीं होंगे। एंड टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लासेस आर नॉट कॉन्जुगेट। थर्ड, यही यदि हम यही दो एलिमेंट्स एक ही कॉन्जुगेट क्लास से लें फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट क्लास, ये एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम कॉन्जुगेट क्लास आर कॉन्जुगेट। यदि एक ही तुल्यता क्लास तो हमने संयुग्मी वर्ग से यदि दो अवयव लिए तो आपस में वो कॉन्जुगेट होंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि thus we have जी इक्वल। अब पार्टीशन किया हमने जी का अलग अलग किसमें, पहले इक्विवेलेंस क्लास में करते थे। चूँकि कॉन्जुगेट रिलेशन जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए यहाँ हम कॉन्जुगेट क्लासेस में करेंगे वेयर यूनियन ए रन ओवर जी। ए अवयव है जी का। सो नाउ सी की फिर से हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सी ए is x belongs to Z such that x is conjugate to A। तो हमने conjugate क्लास डिफाइन किया था ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ x कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच आर conjugate to A। तो ये आपकी सी ए की डेफिनेशन है। सो दिस इज x belongs to G। अब conjugate है तो क्या होगा, x इक्वल y इनवर्स A by where y is element of Z। So this is collection of all y inverse A by such that y belongs to Z। तो सेट ये क्या हुआ कि सेट ऑफ all elements of A सेट ऑफ all conjugate element। सॉरी यहाँ हम इसको फिर से लिखते हैं कि सेट ऑफ
set of all conjugate of A in G। ओके, तो ऐसे सभी एलिमेंट्स कलेक्शन जो A के कॉन्जुगेट हैं। ओके, इसके लिए हम आगे नोटेशन मिलेंगे कि सपोज दैट ऑर्डर ऑफ CA, मतलब CA में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने इसको स्मॉल ca लिखा, ठीक। देन चूँकि आप देखते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती हैं उनकी जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, कॉन्जुगेट क्लास ले रहे हैं, और दो कॉन्जुगेट क्लास या तो आइडेंटिकल होगी या डिसजॉइंट होंगी। तो जो अलग अलग जो आपकी कॉन्जुगेट क्लास में होगी उनमें कुल अवयवों की संख्या जो होगी, जो पार्टीशन करेंगी जी के लिए, तो जी में अवयवों की संख्या होगी जो कुल अलग अलग कॉन्जुगेट क्लास में अवयवों की संख्या होगी। तो हमने लिखा ऑर्डर ऑफ जी इज समेशन स्मॉल ca, okay, where the sum runs over a set of A in G using 1A from each conjugate class. So where summation run over G, मतलब प्रत्येक conjugate class से हम एक अवयव A लेंगे। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट element. Now come to definition. लिटरल मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जो खुद के कॉन्जुगेट है। सो लेट जी बी ए ग्रुप, माना कि जी एक समूह है, एन एलिमेंट ए in G is said to be self conjugate of A self conjugate if, सॉरी इसको हम सुधारते हैं थोड़ा, if A is the only member of the class CA, मतलब CA क्लास में क्या होना चाहिए, केवल एक ही मेंबर होना चाहिए ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू A। मतलब हम किसी अवयव A को सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे यदि अवयव A की कॉन्जुगेट क्लास में केवल एक ही मेंबर हो। कौन हो वो? A। इन अदर वर्ड्स A belongs to G is said to be self conjugate if conjugate class of A is singleton set A, मतलब यहाँ पर केवल एक ही अवयव होगा। Thus A belongs to G is self conjugate, अवयव A belongs to G को हम स्वयं के संयोग में कहेंगे implies and implied by conjugate की definition से A is x inverse AX for all x belongs to Z। This implies and implied। अब देखिए लेफ्ट से हम यहाँ x से कंपोजिशन ले लें तो दोनों साइड में तो होगा एक्स ए इक्वल एक्स इनवर्स
सॉरी पहले हम x लिखें, x से कंपोजिशन ले लें तो x इनवर्स ax इक्वल x इनवर्स ax इक्वल e ग्रुप में होता है x इनवर्स इक्वल e ax and that is xa equal xa equal ax for all x in G। तो यहाँ एक नई बात हमें समझ में आई कि ये आपस में कम्यूट भी करते हैं। सो देयरफॉर a self conjugate element of a group G is that element of the group which commutes, आपने देखना x इक्वल ही x है, सो विच कम्यूट्स मतलब वो क्रमिक नियम का पालन करता है विद द ईच एलिमेंट ऑफ G। मतलब इस प्रकार आपने देखा कि जो समूह का एक सेल्फ कॉन्जुगेट अवयव A है, वो ग्रुप का वह अवयव है, ऐसा अवयव है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ क्रमिक नियम का पालन करता है। तो अपन जानते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी अवयव होता है कि x इक्वल ई एक्स फॉर ऑल x इन G। इसलिए जो सेल्फ कॉन्जुगेट क्लास होगी वह कभी भी अतिरिक्त ही होगी, उसमें कम से कम एक एलिमेंट E अवश्य होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। देखिए ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके द्वारा हम काउंटिंग प्रिंसिपल को आगे पढ़ पाएंगे, क्लास इक्वेशन बनाएंगे फाइनल ग्रुप के लिए और क्लास इक्वेशन बनाएंगे। तो ये डेफिनेशन आपके लिए सभी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन कि एक ग्रुप का सेंटर क्या होता है। ग्रुप आप पहले पढ़े हुए हैं, वही हमारी स्टडी आगे चल रही है। लेट जी बी ए ग्रुप the set of all self conjugate elements of a group, मतलब जी मान लीजिए समूह है और तो ऐसे जी के सभी जो सेल्फ कॉन्जुगेट हैं उनका जो समूह है जी, self conjugate element of a group G is called the center Z and is denoted by ZG। Symbolically we write सिम्बोलिकली, इसको तो हम सुधारते हैं, ये आपको समझने में दिक्कत होगी। सिम्बोलिकली we write ZG equal all collection of all those elements of G which commutes with every member of Z। अभी हमने सेल्फ कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखी थी यहाँ पर कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो केवल खुद के कॉन्जुगेट हैं, अन्य किसी एलिमेंट के कॉन्जुगेट नहीं। नर्सल में हम ये कह सकते हैं। इससे हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन में आए कि यदि जी समूह है तो जी के ऐसे सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, उनका समुच्चय जो कि स्वयं के
कॉन्जुगेट है उसका सेंटर कहलाता है ZG। और मतलब स्वयं के कॉन्जुगेट है तो इससे हमें क्या मिला था कि यदि केवल स्वयं के कॉन्जुगेट है तो हमें मिला यहाँ कि कम्यूट करते हैं G के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो सेल्फ कॉन्जुगेट की हमने डेफिनेशन से एक नई डेफिनेशन बनाई सेंटर ऑफ ग्रुप पर, जो इस प्रकार के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है कि जो सेल्फ कॉन्जुगेट हैं और G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्युनिटी नियम का पालन करते हैं। तो इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रुप में कुछ आप इम्पॉर्टेंट बातें भी देखेंगे कि नोट 1 कि हमने देखा कि कॉन्जुगेट क्लास A इक्वल सिंगलटन सेट A इफ एंड ओनली इफ A मेंबर है सेंटर ऑफ ग्रुप का। तो चूंकि सेंटर ऑफ ग्रुप में वही मेंबर होते हैं जो सेम के कॉन्जुगेट होते हैं। नोट 2 कि G इज if G is abelian, G is abelian if and only if, अब पूरा का पूरा समूह abelian कब होगा कि जबकि प्रत्येक अवयव स्वयं के कॉन्जुगेट हो फॉर ऑल A belongs to G। हम आते हैं सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। Normalizer or centralizer of an element, किसी अवयव का प्रासामान्यक या केंद्रीकरक। तो इसकी देखिए इसमें डेफिनेशन बहुत है इस टॉपिक में, तो लेकिन बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेट Z बी ए ग्रुप if A belongs to Z, then the normalizer of A in G is defined by the set NA equal collection of all those elements of G which commutes with A। So X equal AX। तो G का नॉर्मलाइजर कौन सा होगा कि G के सभी उन अवयवों का समुच्चय जो कि A के साथ कम्यूट करते हैं। आप इसको देखेंगे कि ये डेफिनेशन आपको लगभग एक जैसी लग रही होगी, लेकिन इसके नोटेशन में जाएंगे, यह हमने सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात की है, जबकि यहाँ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात नहीं की है। हमने बात की है कि इफ़ A बिलोंग्स टू G देन द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G इज डिफाइंड बाय द सेट NA। कैसा है कि उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो G के सभी अवयवों के साथ कम्युनिटी नियम का पालन करते हैं। इसको हम NA को सेंट्रलाइजर भी कहते हैं और नॉर्मलाइजर, दोनों एक ही बातें हैं। ओके, इसका हम एक छोटे से रिजल्ट पे आते हैं। थ्योरम नॉर्मलाइजर NA of an element A of a group G is a subgroup of G। मतलब ग्रुप के G के किसी अवयव A का जो नॉर्मलाइजर होगा, प्रासामान्यक होगा या केंद्रीय कारक भी कहते हैं, सेंट्रलाइजर जो है वह G का सबग्रुप भी है। तो इसके प्रूफ को, चूँकि बड़ा सिंपल प्रूफ है, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे कि NA इक्वल X बिलोंग्स टू G सच दैट X इक्वल AX। तो सिंस
E x equal xc for all x in G, therefore Na is a non-empty subset of G। चूँकि G के मेंबर्स हैं Na में, इसलिए G का सबसेट भी है। सॉरी, हमने यहाँ बिलोंग्स टू लिख दिया है, इसको हम गलती की है, हमने साफ कर दिया, सबसेट की बात की हमने। तो दिस इज सबसेट ऑफ G, नॉन एम्प्टी है और सबसेट ऑफ G है। देखिए, हमने पहले भी बात की है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup of G is that A, B belongs to H implies A B inverse belongs to H। H को एक G के एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H को G का उपसमूह होने के लिए आवश्यक पर्याप्त संबंध यह है कि ए बी H के मेंबर हैं तो ए बी इनवर्स भी H का मेंबर होगा। ये सब ग्रुप में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया था। तो यहाँ हम इस प्रकार से दो एलिमेंट्स मान के चलेंगे कि लेट x y belongs to Na, so this implies x equal ax and y equal ay, जो कि डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि y इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, किसमें, Na में। क्योंकि इनवर्स का चूँकि उपयोग होता है सब ग्रुप दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि y इनवर्स भी Na का मेंबर है। सो लेट y बिलोंग्स टू Na, दिस इम्प्लाइज y इक्वल a बाई, इसके दोनों मतलब y इक्वल a बाई के दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों से, लेफ्ट से और राइट से काम पोजिशन लें हम बाई इनवर्स से। सो बाई इनवर्स y a बाई इनवर्स इक्वल बाई इनवर्स a बाई इनवर्स। सो दिस इम्प्लाइज बाई एसोसिएटिव सहचर्य नियम से a बाई इनवर्स इक्वल y इनवर्स a बाई इनवर्स। चूँकि y समूह का मेंबर है और समूह में तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है, इसलिए ये हुआ a बाई इनवर्स इक्वल y इनवर्स a e। सो दिस इम्प्लाइज e चूँकि आइडेंटिटी है, सो a बाई इनवर्स इक्वल y इनवर्स a। सॉरी, a को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं कि y इनवर्स a। सो दिस इम्प्लाइज y इनवर्स कम्यूट विद a, सो y इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ Na, अतः y Na का मेंबर है। अब चूंकि यहाँ a भी मेंबर से हमें दिखाना होगा एक्स वाई इनवर्स। तो सेकंड हम देखते हैं कि a एक्स बाई इनवर्स कितना है। सो दिस इट कैन बी रिटन एज a एक्स बाई इनवर्स बाई एसोसिएटिव सहचर्य नियम से, और हम इसे लिख सकते हैं a एक्स इक्वल एक्स से, चूँकि x मेंबर है। सो दिस इम्प्लाइज x a बाई इनवर्स सहचर्य नियम से, मतलब हम x बाई इनवर्स को लेफ्ट में लाएंगे। सो दिस इज x बाई इनवर्स a विच इक्वल्स टू x बाई इनवर्स a। दस a x बाई इनवर्स इक्वल x बाई इनवर्स a, इसलिए जो x बाई इनवर्स ये भी a से कम्यूट कर रहा है, क्रम नियम का पालन कर रहा है। देयरफॉर x बाई इनवर्स बिलोंग्स टू Na, विच इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग ए सब ग्रुप, एंड हेंस Na इज ए सब ग्रुप ऑफ Z। बड़ी सिंपल थ्योरम है ये। हम इस आज के लेक्चर की एक लास्ट थ्योरम पर आते हैं कि द सेंटर ZG, चूँकि सेंटर के बाद में पढ़ा है हमने, तो द सेंटर ZG ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G is a normal subgroup of Z।
तो देखिए आपको दो बातें दिखानी है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है जेड जी, किसी भी समूह जी का ये सब ग्रुप तो है ही, इसके अलावा नॉर्मल भी है। नॉर्मल के लिए आपने कंडीशन देखी थी कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, जी एच जी इनवर्स इक्वल एच, या जी एच जी इनवर्स बी एच का मेंबर है, तो अब कहते हैं कि जो एच है वह जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए कंडीशन ये हमने दिखाया आपको ऊपर, ओके। और ये नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन है जो कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने बात की थी इनिशियली कि कॉन्जुगेट एलिमेंट को आप ये नॉर्मल सब ग्रुप से इससे आप अलग रखिए, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन है और ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ओके। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए सबसे पहले मैंने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी नॉर्मल सब ग्रुप की भी। तो इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं। कि मान लीजिए जी विथ ऑल फॉर्मेलिटीज जी इज ए ग्रुप एंड जेड जी इज द सेंटर ऑफ group G, then ZG is defined by all those members of Z which commutes with Z for all X belongs to Z। तो ऐसे सभी मेंबर्स का कलेक्शन G के जो X के साथ कम्यूट करते हैं। तो जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी, यह जी का सब ग्रुप है। तो कैसे सब ग्रुप होगा, जब आप दिखाएंगे कि जो कंडीशन हमने एन के लिए दिखाई थी वही कंडीशन आप यहाँ दिखाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है कि इसमें इन्वर्स का एग्जिस्टेंस होगा, है ना। तो जो आपने इस प्रकार से दिखाया था, यहाँ पर वाई की जगह जेड ले लेंगे, ओके। तो या जेड वन ले लेंगे और दिखा देंगे कि जैसे हमने एक्स बाई लिया था, तो आप रिप्लेस कर देंगे कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे z1 से और y को रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले प्रूफ में z2 से, ओके। तो आपको मिल जाएगा कि z2 इनवर्स जो है वो zg का मेंबर है। सेम प्रूफ है, सेम लाइन पर है, ओके। तो इससे आपको मिल जाएगा ये सब ग्रुप है। अब केवल नॉर्मल के लिए हम दिखाएंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे है। चूँकि ये प्रूफ जो आपका पिछला वाला प्रूफ था नॉर्मलाइजर के लिए, वही सेंटर ऑफ ग्रुप के लिए है, केवल सिंबॉलिक चेंज रहेगा, एक्स जगह z1 और बाई की जगह z2। तो नॉर्मल के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा। कि सपोज x बिलोंग्स टू z एंड स्मॉल z बिलोंग्स टू zg, then we have x z x इनवर्स। देखिए वही कंडीशन आ गई ना यहाँ, जो नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए, वही हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल एक्स जेड एक्स इनवर्स, चूँकि हमारे सेंटर में है, सेंटर ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, जेड एक्स इक्वल एक्स जेड, तो इसे हम लिख सकते हैं जेड एक्स एक्स इनवर्स। अगेन बाय एसोसिएटिव वी में राइट जेड एक्स इनवर्स एक्स, साइड नेम से लिख सकते हैं जेड एक्स इनवर्स एक्स। सो दिस इज जेड ई विच इज जेड, जो कि जेड जी का मेंबर है। सो दस एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जेड बिलोंग्स टू जेड जी implies x z x inverse is a member of zg for all x in z, hence zg is a normal subgroup of z, अर्थात जेड जी जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी होगी हमें कि जो हमने नॉर्मलाइजर पढ़ा, सेंट्रलाइजर पढ़ा, कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़े, इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग
काउंटिंग प्रिंसिपल इन्हीं की हेल्प से बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम